फाइनली हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज रीवैल्यूएशन। नाम से क्या समझ में आ रहा है? रीवैल्यूएशन किसकी? जब वैल्यू की जा रही है तो या तो वो एसेट्स की होगी या फिर वो लायबिलिटीज की होगी। ठीक है, और कोई चीज नहीं है रीवैल्यू होने के लिए। रीवैल्यू किसकी होगी? जो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है, और एग्जिस्टिंग क्या है? या तो एसेट्स है या लायबिलिटीज है। बाकी सारे खर्चे, बाकी सारी इनकम तो ऑन गोइंग चलती रहती है। फाइन, तो आपके पास जो है दैट इज एसेट्स एंड लायबिलिटीज। तो हम उसको रीवैल्यू कर रहे हैं। उनके बढ़ने या घटने से फर्म का प्रॉफिट डायरेक्टली इफेक्ट करता है। ठीक है, तो आपका नॉर्मल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, वो तो है ही, लेकिन एक सपोर्टिव आइटम के तौर पे आपके एसेट्स में अगर चेंजेस आ जाते हैं या आपकी लायबिलिटीज में कुछ चेंजेस आ जाते हैं तो उससे भी डायरेक्ट इफेक्ट आपके शेयर ऑफ प्रॉफिट पे पड़ता है। सेम आपने आईएफआर और डब्ल्यूसीआर में किया था कि अगर मार्केट वैल्यू इंक्रीज हो गई तो रिजर्व का तो पार्टनर्स के लिए पैसा बच ही रहा था, प्लस जो वैल्यूएशन आया है, रीवैल्यूएशन है, जो एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ी है उसका भी शेयर पार्टनर्स को मिला था। तो रीवैल्यूएशन का ही तो इफेक्ट पड़ा ना पार्टनर्स की अर्निंग पे। दूसरी तरफ जब हमारा रिजर्व कम रह गया था और लायबिलिटी ज्यादा आ गई थी, क्लेम ज्यादा हो गया, या फिर हमारा जो है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन जो है वो लॉस में चली गई, ज्यादा लॉस हो गया, रिजर्व से फॉल हो गया, तो ऐसे केस में डायरेक्ट जो लायबिलिटी थी वो पार्टनर्स के ऊपर आ गई। ठीक है, तो वो किसके थ्रू आई थी? रीवैल्यूएशन अकाउंट। इसलिए हमें ये रीवैल्यूएशन अकाउंट कैलकुलेट करना पड़ता है। समझ में आ गया क्यों करना पड़ता है? दूसरी चीज, अब रीवैल्यूएशन जैसे अभी तक हम जिस भी रेशो से काम कर रहे थे, हम आपस में उस रेशो से प्रॉफिट बांट रहे थे, लेकिन आज से क्योंकि हम अपना प्रॉफिट पीएसआर चेंज कर रहे हैं, तो क्यों ना हम एक बार अपने एसेट्स और लायबिलिटीज को भी रिवाइज कर लें। हो सकता है एसेट में जो हमने लैंड लिखी हुई थी वो पुराने रेटों से लिखी हुई है, आज उसकी वैल्यू कुछ और हो गई है। ठीक है, तो जब हम पीएसआर कर ही रहे हैं तो लगे हाथ अपने एसेट और लायबिलिटीज को भी रिवैल्यू कर लेते हैं, क्योंकि अभी तो हम 3 हैं पार्टनर्स, कल को चौथा पार्टनर एडमिट भी करेंगे, या हो सकता है हम तीनों में से ही रिटायर भी होता हो, तो उसको कितना पैसा दिया जाएगा। ठीक है, तो अगर सपोज हमारी लैंड जो है पुराने रेटों से भी लिखी हुई है एसेट के अंदर, और उसका रेट था सपोज 10 लाख रुपए, लेकिन मार्केट के अंदर उस लैंड की जमीन, उस लैंड की जो वैल्यू हो गई है वो सपोज 40 लाख रुपए हो गई है, तो अब जो नया पार्टनर एडमिट करोगे, आप दिखा रहे हो कि एसेट आपके पास खाली 10 के हैं, तो 10 के अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग उससे पैसा मंगवाओगे और भी सस्ते एडमिट हो जाएगा। आपकी फर्म में तो नुकसान किसको होगा? आप लोगों को, जो इतने सालों से मेहनत करके फर्म को यहाँ तक लाए हैं। नया पार्टनर आया और थोड़े से पैसे दे के एंटर हो गया, तो उससे आप एक एप्रोप्रिएट वैल्यू लोगे ना, और वो कब लोगे? जब आपने खुद रीवैल्यू कर रखा हो। समझ में आ गया? अब इनमें से कोई पार्टनर अगर चला जाता है, मार्केट वैल्यू 40 है, लेकिन क्योंकि वो रिटायर हो गया और कैलकुलेशन हमने बैलेंस शीट में 10 दिखा रखे हैं, तो 10 के अकॉर्डिंग ही उसको शेयरिंग की जाएगी, तो उसे नुकसान हो जाएगा। ठीक है, तो अपनी एसेट्स और लायबिलिटी की फेयर वैल्यू, अब जरूरी है कि बढ़ते ही है, घटते भी हैं, एसेट्स कम भी होते हैं। ठीक है, उनकी वैल्यू, एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यू कम भी हो जाती है, बढ़ती भी है और कम भी हो जाती है। तो उनकी एप्रोप्रिएट वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू, फेयर वैल्यू जानने के लिए और उसका इम्पैक्ट प्रॉफिट के ऊपर क्लियरली देखने के लिए कि पार्टनर्स के हिस्से में एक्चुअली कितना आएगा, हम ये रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। समझ में आ गया भाई? फ्लोरिंग पॉइंट से। लेकिन इसके बाद इस चैप्टर से नेक्स्ट एडमिशन, रिटायरमेंट, आगे जितने भी चैप्टर करते जाओगे, डिसोल्यूशन को छोड़ जितने चैप्टर आगे तक करोगे, डेथ, रिटायरमेंट, सब में ये बनेगा ही बनेगा। तो सबसे पहले आप नोटिस करोगे ये 3 अकाउंट एक साथ बनते हैं। सबसे पहले तो आपका रीवैल्यूएशन अकाउंट बनता है, अब भी बनेगा, एडमिशन में भी बनेगा, डेथ में भी बनेगा, रिटायरमेंट में भी बनेगा, सब में बनेगा। ठीक है, और सब यही रहेगा हर जगह। ठीक है, दूसरी चीज,
इसके बेस पे जो रिवैल्यूएशन का गेन या लॉस निकल के आएगा उसका इम्पैक्ट दिखाओगे आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के ऊपर। तो पीसीए भी इसके साथ साथ बनेगा। अभी ये 2-4 क्वेश्चन आपको रिवैल्यूएशन के बनाने को दिए जाएंगे, उसके बाद पीसीए और बैलेंस शीट के साथ बना सकते हैं, ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन आपकी थर्ड जो अकाउंट बनेगा वो बैलेंस शीट बनेगी। क्लियर हो गया बेटा? मुस्कान ठीक है भाई, क्लियर हो गया। अब बैलेंस शीट में आगे चल के आपको कुछ मिसिंग वैल्यू भी दिखाई देंगी, तो उसमें आपको बैलेंस शीट के लिए कुछ एक सपोर्टिव अकाउंट भी बनाना पड़ जाएगा, जैसे कि कैश अकाउंट वगैरह, वो सब आपका सेकेंडरीज पे चला जाता है। मेनली ये 3 अकाउंट आपको बनाने ही बनाने हैं। लॉन्ग क्वेश्चन एडमिशन से, यहां से, रिटायरमेंट से, डेथ से 100% लॉन्ग क्वेश्चन जो इन तीनों को मिला के बनेगा एग्जाम में आएगा फॉर श्योर, ठीक है। एडमिशन का 100% आएगा ही आएगा। इसका हो सकता है खाली रिवैल्यूएशन बनाने के लिए दे दिया जाए, हो सकता है खाली पीसीओ और वो बनाने के लिए दे दिया जाए, इस तरह से आप समझ में आ गया। तो ये जो चैप्टर चल रहा है ये आपका आगे आने वाले 3-4 चैप्टर्स का बेस चल रहा है। आगे सब इसी में ही बस चेंजेस होते जाएंगे, थोड़ा प्लस थोड़ा माइनस, इसी 3 अकाउंट में करोगे। तो ये तुम्हारे मेनली बेसिक्स स्टार्ट चल रहा है आपके अकाउंट्स का। फाइन, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते क्या है ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिख लो, जैसे कि फर्स्ट हमारे पास इसके अंदर हम सिर्फ एसेट्स एंड लायबिलिटीज को ही कंसीडर करते हैं ओनली। फाइन, लिख लो, फर्स्ट पॉइंट लिख लो, ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड। ओनली एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर कंसीडर्ड। इसके अलावा क्वेश्चन में जो भी डिटेल दे रखी होगी आप किसी पे हाथ नहीं लगाओगे, छोड़ दोगे, इग्नोर कर दोगे, वो इसका होगा ही नहीं जब हम रिवैल्यूएशन बनाएंगे तब, ठीक है। अभी इस टॉपिक में हमें सिर्फ रिवैल्यूएशन बनाना है, उसके लिए पॉइंट एप्लीकेबल। और रिवैल्यूएशन जब भी बनेगा तो सिर्फ और सिर्फ एसेट और लायबिलिटीज को देखोगे, उसके अलावा जो भी चीज आपके क्वेश्चन में दे रखी है उसको होल्ड कर दोगे, छोड़ दोगे उसको, उसका काम दूसरे अकाउंट में होगा। फाइन, सेकेंड पॉइंट होगा ओनली चेंज इज रिकॉर्डेड। जितना चेंज आया है, बढ़ा है या घटा है, सिर्फ उस चेंज की वैल्यू को हम इसमें के अंदर रिकॉर्ड करेंगे। जैसे एक एग्जांपल अगर हम दे रहे हैं कि हमारी लैंड पहले 10 लाख की थी और अब मार्केट वैल्यू में, मार्केट में बढ़ के वो 40 लाख की हो गई है, तो ना तो हम 10 लिखेंगे ना हम 40 लिखेंगे। लिखेंगे क्या? गैप कितना आया है? 30 लाख का गैप आया है, चेंज आया है, तो उस 30 लाख को रिकॉर्ड करेंगे। समझ में आ गया। लायबिलिटी पहले हमारे जो क्रेडिटर्स थे 10,000 के थे, 10,000 पे करना था, अब पता चला कि लायबिलिटी हमारी घट गई, उसने हमें 2,000 का डिस्काउंट दे दिया, अब 8,000 पे करने बस। समझ में आया। तो ना तो हम 10 रिकॉर्ड करेंगे ना 8 रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्ड क्या, कितनी है, ठीक है, या बढ़ा कितना, तो हम यहाँ पे सिर्फ चेंज को रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर हो गया। चलिए अब इसका फॉर्मेट देख लेते हैं। हम रीवैल्यूएशन अकाउंट कर रहे हैं। रीवैल्यूएशन अकाउंट सेम जैसे बैलेंस शीट बनती थी, ठीक है, क्योंकि बैलेंस शीट तो हमें बनानी है। अब दोनों में एक बार डिफरेंस और समझ लो। पैटर्न जो रहेगा बैलेंस शीट का ही रहेगा, इधर लायबिलिटीज इधर एसेट। हम यहाँ पे लिख देते हैं सिंपल एसेट्स, ठीक है, और इधर हम लिख देते हैं लायबिलिटीज। अब जिसने पहले कर रखा है वो इसमें ऑब्जेक्ट मत करना, वह आपको समझाने के लिए लिखेंगे। बैलेंस शीट का फॉर्मेट यही रहता है, सेम हम यहाँ भी करेंगे, ठीक है। बैलेंस शीट में हम रिकॉर्ड क्या करेंगे, पहले 10 की थी लैंड, अब 40 की हो गई है, तो जो बैलेंस शीट आप बनाओगे वहां पे 40 रिकॉर्ड होगा कि अब हमारी जो लैंड है, जो हमारा फिक्स एसेट है वो 40 का हो गया है, तो आप 40 लिखोगे। फाइन, रीवैल्यूएशन में क्या लिखोगे, चेंज कितना है, तो 30 का चेंज आएगा।
तो जब भी एसेट इंक्रीज करेगा, ये साइड एसेट की होती है ना, तो यहाँ प्रायोरिटी बताए ना एसेट कौन कौन से, करंट या फिक्स, कोई भी एसेट्स की प्रायोरिटी यहाँ इस साइड में होगी, बाय साइड। बैलेंस शीट में बाय टू नहीं लिखता, यहाँ लिखना होता है, ठीक है। बैलेंस शीट में एसेट और लाइबिलिटीज की अपडेटेड वैल्यू लिखी जाती है, यहाँ पे एसेट्स और लाइबिलिटी में आया हुआ चेंज रिकॉर्ड होता है, ठीक है फाइन। तो अब यहाँ पे अगर एसेट इंक्रीज हुआ है तो इधर लिखेंगे, और इधर अगर लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो लिखेंगे, क्योंकि ये लाइबिलिटी का सेक्शन है। डन। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही हो, ठीक है, और ऐसा भी तो हो सकता है कि एसेट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, डिक्रीज हो रहा हो सॉरी। समझ में आ गया? एसेट के बढ़ने से और लाइबिलिटी के घटने से फर्म को फायदा होगा। समझ आया? एसेट के बढ़ने से 10 लाख की लैंड आज मार्केट में 40 लाख की हो गई है, तो 30 लाख का फायदा हुआ है किसको? फर्म को फायदा हुआ। डन। दूसरी तरफ लाइबिलिटी के घटने से 10,000 के क्रेडिटर्स थे, अब सिर्फ 8,000 पे करते हैं, 2,000 का फायदा हो गया, फायदा हुआ है। समझ में आया? तो एनी हाउ इस साइड में जो फर्म को फायदा होता है उसको यहां रिकॉर्ड किया। समझ में आया? एसेट इंक्रीज होगा, अब सिंपली याद रखना कि एसेट इंक्रीज होगा या लाइबिलिटी डिक्रीज होगी, घटेगी, तो हम बाय साइड रिकॉर्ड करेंगे। उसका अगर अपोजिट हो गया, ये लाइबिलिटी साइड होती है ना, तो लाइबिलिटी बढ़ेगी या एसेट घटेगा, लाइबिलिटी बढ़ेगी तो भी नुकसान, और एसेट की वैल्यू अगर कम हुई है तो भी नुकसान। समझ में आ गया? तो वो हमारी हमेशा ही ये साइड होती है। क्लियर? यहां भी ऐसे ही चलेगा। तो ये आपका पर्टिकुलर्स अमाउंट फाइन। इसका ध्यान रखना कि यहाँ पे एसेट इंक्रीज होगा और लाइबिलिटी डिक्रीज होगी तो रिकॉर्ड होगा, और यहाँ पे लाइबिलिटी के इंक्रीज होने पे या एसेट के डिक्रीज होने पे रिकॉर्डिंग की जाएगी। समझ आ गया? ठीक है, डन। अब एक क्वेश्चन दे दो, एक क्वेश्चन के रेफरेंस से इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही देख ले, फिर उसकी जर्नल एंट्री भी आपको यहाँ पे ही करनी है, यहीं से ही सीखनी है। चलिए ये नोट बाद में कर लेना, पहले समझ लो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 22 है अपडेटेड, ये आपकी 2024-25 वाली के अंदर, न्यू बुक के अंदर, ठीक है। हरी, कुणाल और उमा 3 पार्टनर्स हैं, 5:2 रेशो है। 1 अप्रैल से उन्होंने डिसाइड किया है कि वो अपना रेशो 2:3 का देंगे। बैलेंस शीट में आपको शो हो रहा है कि 75,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है जी, 75,000 प्रॉफिट और बैलेंस जो है वो 15,000 का IFR का है, ठीक है। IFR जो इन्वेस्टमेंट फंड है वो 15,000 का आपका ऑलरेडी, ठीक है। अब जो ऑलरेडी है उससे हमें कुछ नहीं करना, हमें यहाँ पे क्या रिकॉर्ड करना है? हमें तो कंपेयर करना है जो ऑलरेडी है और उसमें चेंज कितना आ रहा है, उसको कंपेयर करेंगे, फिर डिसाइड करेंगे कि इससे फायदा हुआ या नुकसान हुआ और रिकॉर्ड कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट आपका पॉइंट क्या? वैल्यूड 3 लाख रुपीज। तो गुडविल आपकी क्या है? जैसे यहाँ पे आपको सिर्फ जनरल एंट्री करने के लिए दे रखी है, रीवैल्यूएशन और रीअसेसमेंट आपका हो रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे गुडविल है आपकी 3 लाख की, तो गुडविल किस उसमें कैलकुलेट होगी? एसेट है, कोई चेंज हुआ है? कोई चेंज तो दिखा नहीं रखा। तो जब कोई चेंज नहीं है, पुराना प्रॉफिट है, पुराना रिजर्व है, वो तो पुराने पार्टनर्स के पुराने रेट में बटेगा, रीवैल्यूएशन से तो उसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। अगर गुडविल की वैल्यूएशन हुई है तो गुडविल का भी आपस में सेटलमेंट हो जाएगा, गेन सेक्रीफाइस निकाल के, तो उसकी भी हम कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं आपका इन्वेस्टमेंट, हैविंग बुक वैल्यू 50,000 वर वैल्यूड एट 35,000। 50 की 3, 35 रह गए, क्या हुआ? 15,000 का फॉल, लॉस नहीं फॉल। अब रिजर्व देखो, यहाँ पे आपके पास कितना है रिजर्व? IFR का तो फंड दे रखा था ना आपको, कितने का? 15,000 का ही बोल रखा है रिजर्व आपको,
तो इससे आप पे कोई फर्क पड़ा? कुछ भी फर्क नहीं पड़ा, वहां से सेटल। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 डेप्रिशिएट हुआ है 10%। हाँ जी, अब यहाँ पे 50,000 स्टॉक था 50,000 का, और उसमें 10% का फॉल हुआ है, मतलब कि 5,000 का फॉल आया है। तो यहाँ पे स्टॉक बता रहा है कि स्टॉक में फॉल आया है बस, और किसी एसेट की कोई फॉल या इंक्रीज की वैल्यू नहीं दे रखी है। इन्वेस्टमेंट की दे रखी थी तो उसको सेटल करने के लिए साथ में रिजर्व दे रखा है, तो वो तो वहीं से सेटल हो गया, हमारे ऊपर तो कोई लायबिलिटी नहीं है। समझ में आया? तो आपके पास सिर्फ एक एसेट का यहाँ पे चेंजेस दे रखे हैं, क्या? स्टॉक हैविंग अ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 जिसमें 5,000 का फॉल आया है 10% का। तो क्या हुआ है? एसेट है ना, एसेट क्या हुआ है? किस साइड डालोगे? किस नाम से डालोगे? स्टॉक। कितना? और किसी एसेट में कोई चेंज यहाँ पे नहीं है। ठीक है जी, चलो अब डाल दोगे, और तो कोई यहाँ पे है नहीं, करो कैलकुलेट बस। खाली जर्नल एंट्री के लिए क्वेश्चन था ही नहीं है प्रॉपर, छोटा सा क्वेश्चन था। यहाँ पे ये दूसरे क्वेश्चन के उसमें रेफरेंस में समझा दूंगी, अभी इसको समझ लो कि एंट्री कैसे करोगे। 5,000 है, इसी साइड आया है, इस साइड भी यही लिख देंगे, और यहाँ पे क्या करोगे? बाय लॉस, इसको हम बोलेंगे रिवैल्यूएशन लॉस। किस रेशो में बटेगा? कितने पार्टनर थे? 3 पार्टनर थे, 3 रेशो में बांट। ठीक है, 3 रेशो में क्या रहेगा? 5:3:2। 5:3:2 का मतलब 10, 10 का मतलब है 2500 इसके हिस्से में आएगा, 1500 का लॉस इसके हिस्से में आएगा, और आपके 1,000 रुपए का लॉस इसके हिस्से में आएगा। समझ में आ गया? क्लियर? और टोटल हमारा कितना था? ये इसकी एंट्री। ये एक प्रॉपर क्वेश्चन नहीं था, मैं अभी दूसरा करवाऊंगी प्रॉपर क्वेश्चन, इसको समझ लो। डन। यहाँ पे सिर्फ आपसे जनरल एंट्री करने के लिए बोला गया, मैंने देखा नहीं क्वेश्चन प्रॉपर करेंगे। डन, इसको समझ लो। क्लियर है? अब जनरल एंट्री किसकी करनी है? पहले तो इसी की जनरल एंट्री बता देती हूँ आपको कि इसकी जनरल एंट्री किस तरह से होगी। बता दो जरा जनरल एंट्री कैसे होगी। सबसे पहले तो इसका करोगे क्या? अकाउंट के नाम को यूज करते हैं जब भी हम अकाउंट की एंट्री बनाते हैं, जनरल एंट्री रटने की जरूरत नहीं होती। ये क्या है? 2 में है, तो पहली एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। क्लियर? कहाँ पे लिखूं? यहाँ लिख दो। फर्स्ट एंट्री क्या हो जाएगी? रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितने का? 5,000 का। ये आपका फॉल आया है। जब भी फॉल आएगा या लॉस होगा, रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखा जाएगा। मतलब कि रीवैल्यूएशन खर्चा या लॉस लेके आया है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट में लिखा जाएगा। यही रीवैल्यूएशन अगर इनकम लेके आता तो हमारे लिए प्रॉफिट होता। ठीक है, तो रीवैल्यूएशन 2 में लिखा जाता है, उसमें आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे लिख दोगे फॉल इन एसेट या आपका बी स्टॉक रीवैल्यू नरेशन। सेकेंड एंट्री में करोगे इसकी क्या एंट्री करोगे? ये कहाँ पे गया है? ये कहाँ जाएगा? पीसीए में। 2 ए कैपिटल अकाउंट, बी कैपिटल अकाउंट, सी कैपिटल अकाउंट। एंट्री बता दो इसकी जरा, क्या करोगे? ये कहाँ लिखे जाएंगे? डेबिट में टू रिवैल्यूएशन। ठीक है, अगर ये बाय में है तो नाम अकाउंट का नाम 2 में आ जाएगा, और अगर ये 2 में था, कंटेंट 2 में था, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट का नाम जो है वो डेबिट में आता है। लिख दो जरा, यहाँ पे कौन होगा? ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सी कैपिटल अकाउंट अगेन डेबिट। कितने कितने से? ये 2500, ये 1500 और ये 1000। 2 क्या लिखोगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट कितने का? 5,000 का आपका रीवैल्यूएशन। डन। यहां तक किसी को कोई इशू? इन एंट्रीज तक किसी को कोई इशू? हाँ जी, तो बचा हुआ पुराना क्वेश्चन भी कर ही लेते हैं फिर इस टाइम।
क्योंकि इसमें आपका क्या था, पुराना प्रॉफिट भी दे रखा है, पुराना प्रॉफिट 75,000 का क्रेडिट बैलेंस है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या, प्रॉफिट है 75,000, पुराना प्रॉफिट है, किस रेशो में बटेगा, पुराने रेशो में। ओल्ड रेशो कितना था, 5:3:2, डिवाइड कर दो 7500 इंटू 5, तो क्या रहेगा आपका यहाँ पे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को करोगे आप डेबिट, कितने से, 75,000। अब भेज दो, किस किस के में दोगे, ए को दोगे, बी को दोगे और सी को दोगे। बता दो जरा वैल्यू कितनी आएगी, 7500 डिवाइडेड बाय 10, सॉरी 75,000 डिवाइडेड बाय 10, 7500, तो इसके हिस्से में कितने आएंगे, 7500 इंटू 5, 7500 इंटू 3, 7500 इंटू 2, यही था ना 5:3:2 रेशो, लिखो, ठीक है। क्वेश्चन मार्क नहीं, अपनी इसमें एंट्रीज अपनी चेक भी कर सकते हो साथ के साथ। डन। नेक्स्ट IFR आपका था। अब IFR को आप क्या करोगे, सीधे सीधे IFR जो था वो किसमें चला जाएगा, कहां से सेटल हुआ IFR, IFR आपको 15,000 का दे रखा था, तो उसकी एंट्री डाल दो, IFR अकाउंट डेबिट कितना, पूरा का पूरा 15,000, कहाँ गया, डिसॉल्व हो गए, पूरा का पूरा इन्वेस्टमेंट में ही सेटल हो गया, पार्टनर्स के लिए तो कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि 15 का तो कॉल आया हुआ है, उसकी एंट्री डाल दी, क्लियर। अब नेक्स्ट एंट्री किसकी है, गुडविल दे रखा है 3 लाख का, गुडविल की एडजस्टमेंट कैसे होगी, गुडविल तो बैलेंस शीट में था, बैलेंस शीट में रहेगा, उसको तो डिसॉल्व नहीं कर सकते, रिजल्ट को डिसॉल्व करके बैलेंस शीट से आउट कर दिया, अब ये एंट्री बैलेंस शीट में बची नहीं, पार्टी का हमने आपस में खत्म। लेकिन गुडविल तो परमानेंट एसेट है, रहेगा। तो गुडविल के नाम पे आपस में जो गेन सेक्रीफाइस हुआ है उसको, पैसे को आप आपस में बांट लो। क्या एंट्री करोगे, पहले गेन सेक्रीफाइस निकाल लो, बता दो जरा गेन सेक्रीफाइस कितना निकलेगा, नीचे कर दूं, यहां पे कर रही हूं, गेन सेक्रीफाइस कितना था, क्या था पार्टनर्स का, पहले 5:3:2 था ओल्ड, और न्यू कितना हो जाएगा, ओल्ड PSR, न्यू PSR इज इक्वल्स टू 2.35 और 3। निकाल दो जरा गेन सेक्रीफाइस, कैसे निकालोगे, ए का निकाल दे, कौन कौन है नाम, ABC कर रही हूं मैं नाम, आप देख लेना जो भी नाम लिख रहा हो, ठीक है। ए का क्या रहेगा, पहले कितना था, 5/10 था, अब कितना हो गया 2/10, बी का बता दो, 3/10 था, अब कितना हो गया 5/10, सी का कितना हो गया 2/10 था, अब 3/10। तो मैं समझ में आ रहा है बेटा, ये गेन सेक्रीफाइस जो स्टार्टिंग के क्वेश्चन थे, बता दो जरा कितना हुआ, 3/10, इसका माइनस का 2/10 और माइनस का 1/10। अब देखो, एक ने जितना सेक्रीफाइस किया था, माइनस वाली वैल्यूज क्या है, गेन, ठीक है। तो जितने एक ने जितना सेक्रीफाइस किया था, बाकी दोनों ने टोटल मिला के उतना ही गेन किया है। समझ में आ गया। गुडविल कितने की दे रखी है, गुडविल की वैल्यूएशन निकाल लो। गुडविल आपको दे रखी है 3 लाख रुपए की। बता दो कौन कितना वो करेगा, ये कितना, इसको कितना कैसा देना है, इंटू 3/10, इंटू 3/10। बता दो कितनी आएगी यहाँ से, हाँ जी 90,000 90,000 रुपए इसको देने भाई साहब को। PSR चेंज होने की वजह से इसको 90,000 का नुकसान हो रहा है, तो ये 90,000 कौन देंगे, ये दोनों भाई मिलके देंगे। तो ये किस रेशो में देंगे, या तो आप 1/10 इंटू 3 लाख करके देख लो, एक का 60,000 आएगा, एक का 30,000 आएगा, ठीक है। और नहीं तो सिंपली देख लो 2:1 में बांटेंगे आपस में, तो पूरे 90 लाख को 2:1 में बांट लेंगे, एक 60 देगा एक 30 देगा,
समझ आया? कर दो एंट्री। जो देगा गेनिंग पार्टनर को क्या कहते हो? गेनिंग पार्टनर डेबिट होते हैं। गेनिंग ये दोनों भाई हैं, डेबिट कर दो। मैं बी लिख रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंग लिखिए ना। बी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 60,000 से, सी के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे 30,000 से, और ये पैसा कहाँ चला जाएगा? टू एज कैपिटल अकाउंट, पूरा 90,000 वहां चला जाएगा। नरेशन डाल दो बी गुडविल एडविल। ठीक है, अब अपने आंसर में देखो इनके अलावा कुछ और एंट्री है क्या? तो जितनी वैल्यू आपको दे रखी है आपको खुद आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे तो मिक्स करके दे रखा था, मैंने सोचा था कि खाली की वैल्यूएशन का एक क्वेश्चन दिखा दूंगी जहाँ पे बहुत सारी वैल्यू चेंज हो रही होंगी, तो यहाँ पे ऐसा नहीं मिला। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर आपको ये सारी चीजें मिलेंगी कि कहीं एसेट चेंज हो रहा होगा, कहीं लायबिलिटी चेंज हो रही होगी, तो उन चेंज वाली चीजों को रिकॉर्ड करना है। बाकी कोई भी चीज हमने रिकॉर्ड नहीं करी इसके अंदर, सब छोड़ दी, क्योंकि इनका थंब रूल ही यही है कि सिर्फ एसेट और लायबिलिटी को देखना है और उनमें आए हुए चेंज को रिकॉर्ड करना है बस, और किसी तीसरी चीज की तरफ देखना ही नहीं। समझ आ गया? इस तरह से एंट्री डाल दी, इसकी एंट्री डाल दी, और जो पुराना प्रॉफिट, पुराना IFR, पुराना जो भी उनकी एंट्री डाल दी, इसके अलावा कुछ। समझ आया?